नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज हम आपके सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना एक अलग ही महत्व रखता है। यह जो आंदोलन था, यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में भारतीय लोगों द्वारा किया गया एक व्यापक जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के समय जब चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था, जिससे अंग्रेजों के प्रति जो उभरता हुआ जन आक्रोश था, एक प्रकार से कहें तो वह दबता गया था। इस आंदोलन के द्वारा उस दबे हुए जन आक्रोश को पुनः अभिव्यक्ति मिली। इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति और नमक कर को समाप्त करना इसके उद्देश्यों में शामिल थे। इसमें जो यह पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया था। यह जो अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन, यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और यहाँ रावी के तट पर कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था उसे पारित किया था। तो यह तो इस आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा नमक कर को समाप्त करने का जो मुद्दा था, वह भी इस आंदोलन में रखा गया, क्योंकि नमक जो था यह हर व्यक्ति की ज़रूरत की वस्तु थी। हमारे देश में बनाया जाता था, हमारे समुद्र तटों से बनाया जाता था और हम ही उन पर नमक जैसी वस्तु पर भी भारी टैक्स देते थे। इसलिए नमक कर को समाप्त करना भी इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। अब अगर हम बात करें आंदोलन के कारणों की, तो इसका एक प्रमुख कारण जो था साइमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध। साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट के बारे में हमने पिछली अपनी जो क्लास है इसमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये जो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जिसमें भारतीयों को कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी कि हमें एक उत्तरदायी शासन की ओर ले जाया जा रहा है, या शासन का कोई भी शासन का जो सूत्र है वह धीरे धीरे हमारी ओर हस्तांतरित किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट का विरोध हो रहा था। इसके अलावा इस समय समाज के जितने भी वर्ग थे, सभी में असंतोष कायम था। चाहे वह किसान हो, पूंजीपति हो, श्रमिक हो, सभी लोग अंग्रेजों की नीतियों से क्या थे? असंतुष्ट थे। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकार्यता, जैसा कि हमने अपने पहले के क्लास में पढ़ा था कि जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उसी समय तत्कालीन जो भारत सचिव था लॉर्ड बैकनहेम, उसने अपने भारतीयों को एक चुनौती दी थी कि आप अपना संविधान खुद का बना के दिखाएं, जिसके जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इसके जो कुछ प्रस्ताव थे, इस पर मोहम्मद अली जिन्ना को आपत्ति हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों के कारण नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। इससे कांग्रेस जनों में काफ़ी क्या कह सकते हैं, असंतोष और निराशा थी। इसी समय महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। ये जो इनकी 11 सूत्रीय मांगे थी, यह जनता के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इस मांग को, अपना जो उनका पत्र था यंग इंडिया, उसके माध्यम से प्रकाशित किया, अंग्रेजों के सामने रखा और जनता के सामने भी रखा। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलकर अपना जो यह मांग पत्र था यह उन्हें सौंपा। तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी वह इस प्रकार थी। नमक कर को समाप्त किया जाए। नमक कर का मुद्दा इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनने वाला था, तो नमक कर समाप्त किया जाए, क्योंकि नमक सभी के जरूरत की वस्तु थी। दूसरा, नशा पर प्रतिबंध लगाया जाए। भू राजस्व में 50% की कमी करना। सेना और सिविल सर्विसेज का वेतन और जो खर्चे थे उसमें 50% की कटौती करना, क्योंकि इनके रख रखाव पर ब्रिटिश उस समय के तत्कालीन राजस्व का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था और ये इसका भार किसे उठाना पड़ता था? तत्कालीन जो भारतीय जनता थी, जो टैक्स पे कर रही थी, इसका भार तो वही उठा रही थी। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति। वस्त्र उद्योग को संरक्षण देना, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, विशेषकर वैसे राजनीतिक बंदियों की जो अहिंसात्मक आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार हुए थे। रुपये और स्टर्लिंग के अनुपात को कम करना। गुप्तचर विभाग में सुधार लाना और भारतीय समुद्र तट का उपयोग केवल भारतीय जहाज़ों द्वारा किया जाए। तो ये जो गांधी जी की 11 मांगे थी, यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। किसानों का, आम जनता का, व्यवसायी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का। लेकिन जैसा कि होना ही था, सरकार ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया
और इसके विरोध में जब इस मांग पत्र पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो उस समय नमक बनाना क्या था, गैर कानूनी था, और इस आंदोलन का जो नाम रखा गया था सविनय अवज्ञा। इसके नाम से ही क्या स्पष्ट होता है कि हम जो भी आपके द्वारा बनाए गए अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो भी बनाए हुए कानून हैं उनकी अवज्ञा करेंगे। तो सबसे पहले इस नमक कानून को ही तोड़ने का निर्णय लिया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से यात्रा प्रारंभ की गई। ये जो यात्रा थी 24 दिनों तक चली थी। ये कुछ आंदोलन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें हम नोट करते जाएंगे या फिर याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा जो थी यह 24 दिनों तक चली। रास्ते में जिन जिन स्थानों से भी यह यात्रा गुजरी वहां पर लोग जुड़ते गए। इस तरह से यात्रा में जो लोगों का काफिला था वह जुड़ता गया और जिन जिन गांवों से गांधी जी और उनके अनुयायियों का जत्था गुजरता था उन सभी में इस नमक कानून को लेकर के जागरूकता पैदा होती थी और वो लोग भी इस यात्रा में जुड़ते चले जाते थे। इस तरह से काफ़ी जो व्यापक कह सकते हैं कि जन सैलाब इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ता गया। ये जो यात्रा थी 240 मील अर्थात लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने प्रातः 8:30 बजे समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। उन्होंने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक बनाया और इस तरह से नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी के साथ था। हालांकि स्थानीय मीडिया भी थी, लेकिन कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा के समय कौन सा विदेशी पत्रकार उनके साथ था, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। और इस घटना को ये जो घटना थी नमक कानून तोड़ने की घटना, इसे विदेशी मीडिया में काफ़ी प्रचार प्रसार मिला। अमेरिकी समाचार पत्रों ने इसे बड़ी प्रमुखता से छापा था। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा था कि आप यह नमक कानून तोड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया था कि यह शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई है। इसे हम याद रखेंगे क्योंकि कुछ परीक्षाओं में यह कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने किस अवसर पर कहा था कि यह शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था प्रारंभ हो गया। अब हम बात करेंगे इस आंदोलन की रूपरेखा क्या थी, आंदोलन के अंतर्गत आखिर करना क्या था। तो सभी स्थानों पर नमक कानून तोड़ा जाना। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में, बम्बई में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इस नमक कानून को तोड़ा गया। इसके अलावा विदेशी कपड़ों, विद्यालय, न्यायालयों आदि का विरोध, ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो इस आंदोलन में जोड़ा गया था। क्योंकि विदेशी कपड़ों, न्यायालय इत्यादि का बहिष्कार तो हमने असहयोग आंदोलन में भी किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विशेषता थी। इसके अलावा कांग्रेसी झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार करना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना, ये सभी इस आंदोलन के कुछ प्रमुख बिंदु थे। आंदोलन के ये जो आंदोलन था इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, इस आंदोलन का अंत कर दिया गया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार डर रही थी कि यह आंदोलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब गांधी जी को जेल से रिहा किया जाए, उनसे कुछ बातचीत की जाए। तो 5 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ और गांधी जी ने इस आंदोलन का अंत कर दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, अब वह द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने को तैयार हो गई। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन चला, लेकिन ये जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी यहाँ उन्होंने अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रस्ताव रखे, जिससे गांधी जी को निराशा हाथ लगी और वह भारत लौट आए। 1 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया।
लेकिन इस बार अंग्रेजों ने काफ़ी दमनात्मक नीति अपनाई और कठोरता के साथ आंदोलन को कुचलने का काम किया। गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य कई नेता भी गिरफ्तार किए गए और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस प्रकार और अंत में 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था समाप्त हो गया। लेकिन ये जो आंदोलन था, यद्यपि भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दिला पाया, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कई परिणाम सामने आए। सबसे पहले तो कांग्रेस का जनाधार काफ़ी फैल गया, आम जनों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति ललक जगी, महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी की और इसी आंदोलन के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि 1937 के जो आम चुनाव थे, इसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली, क्योंकि उसका व्यापक जनाधार स्थापित हो चुका था। गांधी जी जन जन के घर घर के नेता बन चुके थे और जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति 1937 के चुनाव में दिखाई पड़ी। और तो और इसी आंदोलन ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो यह था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, उसकी असफलता, उसके उद्देश्य और आंदोलन के दीर्घकालीन प्रभाव का अध्ययन किया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।